नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी मंथ के लास्ट करंट अफेयर्स को, यानी कि जैसा कि आप जान रहे हैं आज डेट कौन सी है, 31 जन यानी कि 31 जनवरी। देखते ही देखते जनवरी भी बीत गई। अभी तो कुछ ही दिन पहले हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, 23 यहाँ पे 2023 आया है, 1 जनवरी मना रहे हैं। लेकिन देखिए देखते देखते ऐसा टाइम आया कि जनवरी भी निकल गया 2023 का, और देखते देखते 2023 भी निकल जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए, समय बहुत तेजी से भागता है। एग्जामिनेशन की डेट भी आप लोग को पता है, इसलिए कमर कस लीजिए और एकदम लग जाइए जोर शोर से अपने एग्जाम में। और हाँ, जो लोग मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि इस बार जब वो एग्जाम देकर के आएंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि मैम मैंने इतना जो है अटेम्प्ट किया और मैं प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई करा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों से और आप लोग की मेहनत पे भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, समय किसी का नहीं होता है, स्पेशली जब हमें समय की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय हमारा समय साथ छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हमें क्या होता है, सबसे ज्यादा टाइम की जरूरत वही होती है, लेकिन सबसे तेजी से समय वही भागेगा, सबसे पहला साथ समय छोड़ता है। इसलिए समय की कद्र करिए और लग जाइए अपने मिशन के लिए। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्लास स्टार्ट करूंगी और जल्दी से सेशन से जुड़िए। आप सभी लोग सेशन को शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यहाँ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, स्पेशली जो आपके स्टैटिक्स पोर्शन भी है वो भी करंट से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। इसलिए जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ जो आपकी पीडीएफ में मेंशन नहीं होते हैं, उनको भी लिखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ, उन क्वेश्चंस को लिखिए और कोशिश करिए उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की, क्योंकि कुछ काम तो आपको खुद भी करना होगा। जब तक आप खुद से नहीं कुछ करोगे, आप मेहनत नहीं करना सीखोगे, और बिना मेहनत का तो कुछ भी आज के डेट में हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए देर नहीं करूंगी और आपकी क्लास स्टार्ट करूंगी और आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। लेकिन हाँ, उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच वीर गार्जियन 2023 के युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ। धर्म गार्जियन आप लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों को पता होगा धर्म गार्जियन, वो बहुत इजीली इस क्वेश्चन का अटेंड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, वीर गार्जियन जो हुआ है भारत और जिस देश के बीच में, ये पहला जो है वायुसेना अभ्यास है उन दोनों देशों के बीच में, भारत और जो ऑप्शन दिया उसमें से कोई एक देश। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। जिन्हें आंसर पता है वो तो जल्दी जल्दी करें और जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चे, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, जापान। ठीक है, जापान के साथ हम लोग पहले से भी भारत जो है धर्म गार्जियन करता था, अभी जो है वीर गार्जियन किया है। धर्म गार्जियन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो वीर गार्जियन है वो है वायुसेना अभ्यास, और ये पहली बार आयोजित किया गया है भारत और जापान के बीच में। ठीक है, तो जो भारत की वायुसेना है और जो जापान की एयर सेल्फ डिफेंस जो फोर्स है, उनके बीच में ये वायु रक्षा अभ्यास हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये अभ्यास लिख गया है, ये अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास, नाम क्या है, वीर गार्जियन। ठीक है, 2023 इसका जो अभी समापन हुआ है दोस्तों 26 जनवरी को हुआ है। 23 जनवरी से शुरू था, 13 जनवरी से, और ये जो है 26 जनवरी को ये इसका समापन हुआ रिपब्लिक डे पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहां पे हुआ है, जापान में हुआ है। ठीक है, तो जो वीर गार्जियन जो अभ्यास हुआ है, जो कि भारतीय सेना और जापान की वायुसेना के बीच में हुआ है, और ध्यान रखिएगा ये पहला जो है द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। ऐसा नहीं है कि जापान के साथ हम पहले कोई अभ्यास नहीं करते थे। यहाँ पे नौसेना अभ्यास है, जो है थल सेना अभ्यास हुआ था, लेकिन वायुसेना अभ्यास जो हुआ है वो भारत के जापान के साथ पहला हुआ है। कहाँ हुआ है, जापान में हुआ है। क्या नाम है, वीर गार्जियन नाम है। ठीक है, ये चीज पॉइंट नोट करिएगा। इसमें देखिए किसने भाग लिया है इस अभ्यास में, भारत की तरफ से। तो यहाँ पे Su-30 MKI विमान के साथ देखा जाए IL-78, ठीक है, फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, और 2 C-17, ठीक है, ग्लोब मास्टर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इन सब ने मिलकर के इस जो है वायुसेना अभ्यास में भाग लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे महिला जो है लड़ाकू पायलट, उन्होंने भी जो है पहली बार जो है किसी विदेश भूमि का जो हवाई अभ्यास था उसमें भाग लिया है। ठीक है, तो ऐसा पहली बार है
कि जो इंडियन एयरफोर्स महिला लड़ाकू पायलट है वो विदेशी भूमि से तात्पर्य, क्योंकि ये जो वीर गार्जियन अभ्यास है ये जापान में हुआ है। ठीक है, तो किसी विदेशी भूमि में जो युद्ध अभ्यास हो रहा है उसमें भारतीय दल का ये हिस्सा बनी है। ठीक है, हम बात करें कि भारत और जापान के बीच में और कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए धर्म गार्जियन। ठीक है, मैंने बताया सैन्य है। जीमैक्स देखा जाए तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा है, ये आपका देखा जाए तो जीमैक्स जो है ये नौसेना अभ्यास है। सैन्य मैत्री वायुसेना अभ्यास है। मालाबार देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ जो है अभ्यास है। देखिए ये पुनः जो हुआ है वीर गार्जियन करके हुआ है, तो ये भी अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है, और ये पहली बार हुआ है अलग नाम से। एक अभ्यास हुआ था वायुसेना, वो भी जो हुआ था वो पहले हुआ था सैन्य मैत्री। ठीक है, लेकिन अगर ये पहला संस्करण वायुसेना अभ्यास एक और भी किया गया है किसके बीच में, जापान और यहाँ पे भारत के बीच में, लेकिन ये पहला संस्करण था। ठीक है, मालाबार अभ्यास देखिए दोस्तों, इसमें मालाबार में भारत भी पार्टिसिपेट करता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ अभ्यास है जिनके लिए आप इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से अभ्यास भारत करता है। इसी तरीके से अन्य देशों का भी आप लोग देख लीजिए कि फ्रांस के साथ कौन सा अभ्यास करता है, मिस्र के साथ देखिए अभी हाल ही में साइक्लोन 1 हुआ है। कल ही मैंने आप लोग को बताया था कि साइक्लोन 1 जो कि कहां हुआ है दोस्तों, जैसलमेर में हुआ है। ठीक है, जैसलमेर में ये अभ्यास हुआ है, पहली बार हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मिस्र तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बार ध्यान रखिएगा, पूरी पॉसिबिलिटी है मिस्र से क्वेश्चन पूछे जाने की। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, चूंकि जो है एटलस मैंने आज जानबूझ के ऐड नहीं किया, मैं सोची आपको कुछ टास्क दूंगी। जापान की राजधानी तो सबको पता होगी, टोक्यो। क्वेश्चन मेरा ये है कि जापान की राजधानी टोक्यो वो किस द्वीप पर है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में तीसरा इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहां शुरू हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम है जो कि इंटरपोल का ये इस बार तीसरा संस्करण है। इसका आयोजन कहां शुरू किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ए, जो देश की राजधानी नई दिल्ली है उसका जो है वहां पे नई दिल्ली में तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम शुरू किया गया है। और बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा, तो ये जो है तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल लीडर्स जो प्रोग्राम है, पुलिस लीडर प्रोग्राम है, कहां पे शुरू है दोस्तों, यहाँ पे नई दिल्ली में। कब शुरुआत हुई इसकी, 25 जनवरी को हुआ था, जो कि 2 फरवरी तक चलेगा। इस बार की थीम की बात किया जाए, जो तीसरे संस्करण की थीम क्या है, ट्रस्ट। ठीक है, यानी कि विश्वास। वही बात करें इसमें जो है 44 कंट्रीज के लगभग 59 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन देखिए किसके द्वारा किया जा रहा है, तो भारत का जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, ठीक है, यानी कि सीबीआई के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। किसका, तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा जाए जितने भी जो विभिन्न देश के जो युवा पुलिस लीडर हैं वो एक साथ एक मंच पर आते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को सहयोग करने की, किस तरीके से सहयोग किया जाए, किस तरीके से आपस में सामंजस्य जो है स्थापित किया जाए, इन सारी चीजों पर चर्चा की जाती है। और साथ ही साथ जो है अंतरराष्ट्रीय जो परिदृश्य रहता है, यानी कि परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे को किस तरीके से समझा जाए और किस तरीके से मदद किया जाए, ये एक तरीके से मंच उपलब्ध कराता है ये सम्मेलन, ये समिट, इन जो है विभिन्न देशों के जो युवा पुलिस लीडर्स होते हैं उनको। ठीक है, तो कहां पे हुआ है दोस्तों, तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम, नई दिल्ली। थीम क्या है, ट्रस्ट है। ठीक है, किसके द्वारा आयोजन किया गया, केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। आइए थोड़ा सा इंटरपोल के भी बारे में देख लेते हैं। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरपोल। देखा जाए इसकी जो स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी। मुख्यालय की बात किया जाए दोस्तों तो लियोन जो कि फ्रांस में है, ठीक है, वहां इसका मुख्यालय है। बात करें इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो 195 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं, भारत भी इसका सदस्य है। अध्यक्ष वर्तमान में देखिए कौन है, अहमद नासिर अल रायासी, ये इस समय इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे देखा जाए भारत में जो सहयोगी कंपनी है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है वो इसके इंटरपोल की सहयोगी एजेंसी कंपनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है हमारा कि ये देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा जो है एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूं हर डायमेंशन में। तो यहाँ पे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा है एक राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और आपसे प्रश्न पूछा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में है वो किस राज्य में स्थित है? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आप सभी लोग क्विक आंसर करने की कोशिश क्या करिए। देखिए करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। आइए बात करते हैं ये राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस राष्ट्रीय उद्यान जो कि क्या नाम है? सिमलीपाल, ये उड़ीसा के देखिए मयूरभंज जिले में है। ठीक है, मयूरभंज जिले में स्थित है उड़ीसा के। अब ये देखा जाए इसमें जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में बहुत बड़े पैमाने पे जो यहाँ के जीव है, जो पशु है, उनका शिकार किया जा रहा है। तो एक तरीके से एक शिकार स्थल हो गया जिसकी वजह से यहाँ के जीवों की बहुत बड़े संख्या में हत्या भी हो रही है, संख्या भी प्रभावित हुई है। इसी क्रम में देखा जाए तो 2019 के बाद से सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में जो हाथी हैं उनके लगभग 11 हाथियों की मौत हो चुकी है। कारण क्या था? उनका शिकार किया जाता है क्योंकि हाथी के दांतों का इस्तेमाल बहुत जगह पे किया जाता है, मेडिसिन यूज किया जाता है। उन हाथी के दांत की देखेंगे तो आप जो है रिवॉल्वर वगैरह भी हाथी के दांत में आयुध के क्षेत्र में किया जाता है। बहुत ज्यादा तो देखा जाए तो टेक्सटाइल यहाँ पे जो है इंटीरियर के लिए किया जाता है। तो हाथी के दांत का इस्तेमाल बहुत जगह पे किया जाता है, जिस कारण से हाथी के दांत को पाने के लिए हाथियों का शिकार किया जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद से 11 हाथी इसी कारण जो है मरी, जिस कारण से ये जो है राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में आ गया है। अगर हम बात करें हाथियों की तो इनको संरक्षण दिया गया है अनुसूची 1 में। किसके तहत दोस्तों? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 के तहत जो है इसको संरक्षित किया गया है हाथियों को। ठीक है, बात करते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए सिमलीपाल जो है नाम पड़ा है, वहां पे एक वृक्ष पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है, सिमुल। ठीक है, यानी कि जो एक रेशम कपास होता है, सिमुल एक रेशम का कपास होता है, फैब्रिक होता है, उसी का जो है पेड़ पाया जाता है, सिमुल नाम है। इसी सिमुल के नाम पे इसको सिमलीपाल कहा गया। देखा जाए ये जो रिजर्व है, हाथी रिजर्व, ये हिस्सा है किसका? सिमलीपाल कुलडीहा यहाँ पे हदगद जो हाथी रिजर्व का हिस्सा है। और इसे देखा जाए ये जो हाथी रिजर्व है इसको मयूरभंज हाथी रिजर्व के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये मयूरगंज जिले में ही है। इस सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों बात किया जाए तो 1956 में जो है इसे टाइगर रिजर्व नामित किया गया था। और फिर जब 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन भी पूछा था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, बहुत लोगों ने आंसर किया था 1973 में। और 1973 के तहत जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को भी लाया गया था। वहीं आगे चल करके जून 1994 में भारत सरकार ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित चीजों के बारे में। और आगे जाकर के यहाँ पे जो ये सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको 2009 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ने बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा बनाया था। तो ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चूंकि हम बात करें नेशनल पार्क की दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कहाँ पे बना था दोस्तों, तो आप बता सकते हैं। देखिए कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा येलोस्टोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है दोस्तों, येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, ये दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और ये दोस्तों कब बना था? 1872 में बना था। कहाँ दोस्तों? यूएसए में है। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो यूएसए में है। स्थापना 1872 में हुई थी। वहीं अगर पूछ दिया जाए कि भाई भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, तो भारत का सबसे जो पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कार्पेट, जिसको अभी देखा जाए किस नाम से जान रहे हैं दोस्तों? रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नदी है। ठीक है, तो उसी के नाम से रामगंगा, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा, उत्तराखंड यूके, हमारे यहाँ भी यूके इंडिया में। ठीक है, उत्तराखंड है। और बात करते हैं अगर कि सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ दिया कि नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों, तो वो ध्यान रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? ये देखा जाए तो लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर जब सबसे बड़ा देख रहे हैं तो भाई सबसे छोटा भी देख लो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग की सबसे छोटा जो है वो साउथ बटन। ठीक है, ये सब लिख लो आप लोग, साउथ बटन। ठीक है, आइलैंड
आइलैंड, जो कि कहां पे दोस्तों, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अगर बात करें सबसे नया यानी कि सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों, तो देखिए असम में भी हाल फिलहाल में 2 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए थे। एक तो देहिंग है, जो है दिहांग, ठीक है, पटकाई, और वही बात किया जाए, ठीक है, पटकाई, और देखा जाए दूसरा रायमेनो, ठीक है, रायमेनो नेशनल पार्क, ये असम में बना था। देहांग पटकाई जो है ये सबसे नवीनतम पार्क। अगर पूछा तो सर्वाधिक जो है राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक जो है राष्ट्रीय उद्यान वाला। कितने हैं यहाँ पे, तो 11 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला जो राज्य हो गया वो कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश है। तो ये संबंधित तथ्य था किससे, आपका नेशनल पार्क से रिलेटेड। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रही सांख्य सागर झील किस राज्य में स्थित है। देखिए ये भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बात करते हैं सांख्य सागर झील के बारे में। चलिए भाई, ये किस राज्य में स्थित है, हम बात करेंगे कि क्यों ये चर्चा में है। तो ऑप्शन देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, या फिर मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है सांख्य सागर झील है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्यों ये चर्चा में है। तो देखिए सांख्य सागर जो झील है, ध्यान रखिएगा ये कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए अभी हमने कल बात किया था एक कृत्रिम लेक के बारे में, बताइए कौन सी लेक थी, इजिप्ट में, मिस्र में किस लेक के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। तो आप मुझे लेक का नाम बताइए। और यहाँ पे जो है भारत में हम लोग सांख्य दर्ज है, यहाँ पे सांख्य सागर झील की बात कर रहे हैं, जो कि कृत्रिम झील है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इस झील की चर्चा इसलिए दोस्तों हो रही है क्योंकि एक जो है आक्रामक जलीय पौधे, यानी जलीय पौधे जो जल में उगते हैं, और आक्रामक यानी कि जिस क्षेत्र में वो उगे वो पूरा फैल जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, पूरा अपना विस्तार कर लेते हैं, उस क्षेत्र में पूरा अपना अधिकार कर लेते हैं, एकदम आक्रामक वाली गतिविधि रहती है उनकी। तो एक यहाँ पे जो है आक्रामक जलीय पौधा है जिसका नाम है जलकुंभी। जलकुंभी क्या हो गया भैया, छोटे से जगह पे था लेकिन नेचर तो उसका आक्रामक है, जहां जाऊंगा एकदम फैल ही जाऊंगा, तो फैल गया पूरी तरीके से। और इस जो है पूरे झील के ऊपर एक मोटी परत एक तरीके से पूरा फैलने के बाद जो है एक जो पूरी झील है वो क्या हो गई, अदृश्य हो गई। यानी कि इस पूरे जल कुंभी की एक पूरी मोटी यहाँ पे जो जल कुंभी जो पौधा है वो पूरी तरीके से फैल गया और झील क्या हो गई, गायब हो गई। अब हमें क्या दिख रहा है, पौधे ही दिख रहे हैं चारों तरफ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं, ये चीज हो गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अभी इसके बारे में, जो सांख्य सागर झील है, इसको अभी देखिए यानी कि 2022 में जुलाई में ही जो है इसको रामसर स्थल में घोषित किया गया था। और ये देखा जाए वहां पे जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए हमें एक चीज पता चली ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। वहां के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है कौन भाई, ये सांख्य सागर झील। लेकिन क्या हुआ कि ये जो जल कुंभी है ये फैल करके इसको नुकसान पहुंचा रहा है। इस झील के बारे में देखा जाए तो 19 स्वदेशी मछली प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो मार्श, मगरमच्छ और मछली खाने वाले पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। बात करते हैं जल कुंभी के बारे में। देखिए वैसे तो इसको जो है मूल जो इसका माना जाता है कि कहाँ से ये आया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से आया है। लेकिन जैसा कि ये आक्रामक स्वभाव का है तो पूरी दुनिया में फैल गया होगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से ये अन्य हिस्सों में भी क्या किया है, खुद को प्राकृतिक रूप से समावेशित कर लिया है, वहां जाकर के फैल गया है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए जब ये जल कुंभी जो है इसके बारे में देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि यार फैल गया तो क्या हो गया। देखिए इसको क्या होता है, ये जो जल कुंभी पौधा है इसको दो तरीके से समझा जाता है। ये ना पूरी तरीके से हानिकारक होता है और ना पूरी तरीके से लाभदायक, यानी कि ये कहीं भी किसी भी क्षेत्र को पूरी तरीके से हार्म भी नहीं पहुंचाता है और ना ही ये पूरी तरीके से यूजफुल भी होता है। जैसे कि मान लीजिए ये तो पूरे झील पे इसने अपने आप को फैला रखा है। अगर ये छोटे से क्षेत्र में फैला होता तो छोटे से क्षेत्र में फैलने पे ये क्या करता है, उस जो वाटर बॉडीज को लाभ पहुंचाता है। किस तरीके से भाई, तो इसके देखिए इसमें क्या होता है, इसकी छोटी सी जो मात्रा होती है वो जो जल में जो भारी धातु वगैरह होती है जो उस पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती है, उनको क्या करता है, ये फिल्टर करता है। यानी कि ये पानी को फिल्टर करके उसमें से जो है भारी जो धातु जो मेटल्स होते हैं उनको फिल्टर करके बाहर निकाल देता है।
लेकिन अगर ये पूरे वाटर बॉडीज में फैल जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरे वाटर बॉडी को इसने कवर कर लिया। अब पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लिया तो भाई जो सनलाइट आ रही है वो तो इसमें इंटर कर ही नहीं पा रही है, और जब इंटर नहीं कर पा रही तो आप बताओ ना, पूरी तरीके से कवर कर लेगा, ऑक्सीजन का कमी होने लगेगी, सन की एंट्री नहीं हो रही है सनलाइट की, तो जो जलीय जीव जंतु है ऑक्सीजन की कमी में वो मरने लगेंगे। तो इस कारण से हम देख रहे हैं कि अगर इसकी छोटी सी मात्रा जो होती है वो एक जलीय तंत्र को तो लाभदायक है, उसको लाभ पहुंचाती है, लेकिन अगर ये आक्रामक रूप से पूरे जल क्षेत्र में फैल जाए, पूरे सतह को, पूरे सरफेस को कवर कर ले, तो ये उस वाटर बॉडी को हार्म भी पहुंचाती है। इसलिए हम इसको पूरी तरीके से ना हार्मफुल कह सकते हैं ना पूरी तरीके से यूजफुल कह सकते हैं। अगर हम बात करें इस सांख्य सागर में, तो जो है ये जो जलकुंभी देसी प्रजाति की मृत्यु का कारण बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी जो उपस्थिति है वो क्या कर रही है, और ये देखिए जहां पे नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है ना, वहां पे ये जो है संकेत, यहाँ पे ये उगते हैं। तो एक तरीके से ये बता रहा है कि इसकी उपस्थिति में उच्च नाइट्रोजन स्तर का भी संकेत देती है। ठीक है, तो ये संकेतक है, याद रखिएगा। चलिए आप थोड़ा सा, आज आपका वर्क है, हमने एक तो देखा नेशनल पार्क, आप 10 के 10 और जो बाकी के नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्नलिखित में से किस संस्था या फाउंडेशन द्वारा शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? शी मतलब वह जो दुनिया को खिलाती है, फीड करती है, उसके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है किस फाउंडेशन के द्वारा? पेप्सिको। ठीक है, पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पेप्सिको फाउंडेशन और साथ साथ केयर, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में देखिए उद्देश्य क्या है, जो महिला वर्ग होती हैं, जो एग्रीकल्चर से संबंधित होती हैं, जो कृषि कार्यों में लगी रहती हैं, विशेष करके जो छोटे पैमाने की जो महिला उत्पादक होती हैं, उनको जो है इसमें इस कार्यक्रम में टारगेट किया गया है, उन पे फोकस किया गया है, ताकि वो क्या करें, सशक्त हो सके, उनको आर्थिक सहायता देकर के, उनको तकनीकी सहायता देकर के, उनका जो उत्पादन है, उनका जो उपज, जो कृषि कार्य में जो उत्पादन कर रही है, उसके उत्पादन को बढ़ाना, उनको सशक्त करना, यही उद्देश्य है सी फीड्स द वर्ल्ड। और किसके द्वारा शुरू किया गया है ये प्रोग्राम? पेप्सिको फाउंडेशन और केयर के द्वारा। इस कार्यक्रम की जो सबसे पहले शुरुआत की जा रही है वो पश्चिम बंगाल के जो जिला है कूच बिहार जिला और अलीपुरद्वार जिले में इस कार्यक्रम को लागू किया गया है सबसे पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो पेप्सिको है और जो केयर है, उनका लक्ष्य क्या है कि इसके माध्यम से वो लगभग 48,000 से जो अधिक महिला है उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे, उनको कई सारे तरीके से सहायता करेंगे, जिससे कि क्या हो सकेगा, वो जो महिलाएं हैं जो कृषि कार्य में लगी हुई है, जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, वो क्या कर सकेंगी कि उनके फसल जो है, उनकी उपज में वृद्धि हो सकेगा इनकी सहायता से। जो बीपीएल परिवार की जो महिला है उनके जो है आय में वृद्धि होगी, इनकम उनकी बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि हेल्थ के सेक्टर में उनको अच्छा जो है वो स्वास्थ्य उनका अच्छा होगा, उनकी जो है संतुलित आहार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी, और साथ ही साथ जो है टिकाऊ कृषि पर जो महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा। तो ये सारा जो है कार्य किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। कौन सा प्रोग्राम है? शी फीड्स द वर्ल्ड, जिसको शुरू किया गया है पेप्सिको फाउंडेशन और केयर। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो देखिए भाई, मुगल गार्डन आजकल नाम बदलने का बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, और अभी हाल फिलहाल में मुगल गार्डन का भी नाम बदल गया। क्या हो गया भाई? अमृत उद्यान हो गया। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना सहमत हैं, क्या सरकार का ये स्टेप अच्छा लगा आपको? अपना भी थोड़ा व्यू देने का प्रयास क्या करिए ऐसी चीजों पे। तो मुगल गार्डन का नाम देखिए अमृत उद्यान हो गया है, और यहाँ पे हम बात करते हैं जो कि ये जो राष्ट्रपति भवन है नई दिल्ली का, वहां पे ही मुगल गार्डन है। आप लोगों में से कई लोग गए भी होंगे, और उसी मुगल गार्डन का नाम अब क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है इस साल हम लोग जो है 75वां जो है स्वतंत्रता आजादी का 75वां साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उसी अमृत महोत्सव के थीम पर इसको रखा गया है। ठीक है, क्या? अमृत उद्यान। ठीक है, यहाँ पे हिंदू महासभा के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति, उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा जाए, मुगल गार्डन का नाम रखा जाए। लेकिन नहीं, सरकार ने जो है 75वीं जो वर्षगांठ हम मना रहे हैं अपने आजादी का, जिसे हम अमृत महोत्सव के तहत मना रहे हैं, थीम के तहत, उसी थीम के तहत इसे अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसमें देखा जाए गार्डन है तो ऑब्वियस है राष्ट्रपति भवन का गार्डन है, तो बहुत तरह की हमें डाइवर्सिटी जो है प्लांट्स में देखने को मिलेगी, फ्लावर्स में, यानी कि यहाँ पे बहुत ही समृद्ध विविधता है उद्यानों में। यहाँ पे कई तरह के जो है फूल पाए जाते हैं, जिसमें से देखा जाए तो ईस्ट लॉन, यहाँ पे सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन, सर्कुलर गार्डन, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो मुगल गार्डन है इसको देखिए किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? लुटियन ने बहुत सारे जो है दिल्ली के बहुत सारे भवनों को डिजाइन किया था। तो एडविन लुटियंस ने ही तो यहाँ पे 1917 में जो है इसको डिजाइन किया गया था, और जो पहला पौधा लगाया गया था इस उद्यान में 1928-29 में लगाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो पहल राष्ट्रपति भवन में जो आपका मुगल गार्डन है उसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया। और अभी पिछले साल की बात किया जाए तो दिल्ली का जो प्रतिष्ठित राजपथ है उसका नाम क्या कर दिया गया था दोस्तों? कर्तव्य पथ। बहुत सारी चीजों का नाम बदला गया, कुछ तो आप लोग लिख लीजिए, जैसे कि हबीबगंज। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है एमपी का। ठीक है, देखिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन है किसका? एमपी का। लिख लीजिए आप सभी लोग, मैं यहाँ पे लिख भी नहीं, बोल दे रही हूँ। उसका नाम क्या कर दिया गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उसी तरीके से बात किया जाए जो दौलताबाद, ध्यान रखिएगा दौलताबाद किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने ना दौलताबाद अपनी राजधानी बदली थी। तो दौलताबाद का जो किला है उसको देखिए, जो कि महाराष्ट्र में है, उसको देवगिरी के नाम से कर दिया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वही बात करें जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ध्यान रखिएगा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? डोनो पोलो हवाई अड्डा। अभी देखिए सरकार ने मिड डे मील का भी नाम बदला है, क्या कर दिया मिड डे मील का? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया। देखिए WHO ने भी योजना बदली है, जो है मंकी पॉक्स जो था डिजीज उसको एम पॉक्स कर दिया है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजों के जो नामकरण बदले, यानी कि जो नाम बदले गए हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना मैंने बताया उसको आप लोग लिख लीजिए, बाकी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है भाई, तो यहाँ पे देखा जाए ये अपने आप में इतिहास है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि निम्नलिखित में से किस देश की महिला टीम ने इंग्लैंड को अंडर 19 T20 ट्रॉफी जीती है? ठीक है, इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 T20 ट्रॉफी जीता है किस देश की महिला टीम ने दोस्तों? हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, तो भारत की जो महिला टीम थी उसने इंग्लैंड को हराया है और अंडर 19 T20 ट्रॉफी जीत करके इतिहास बनाया है। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे तो ये ध्यान रखिएगा पोचेस्ट्रम सेनवेस्ट पार्क है, ध्यान रखिएगा कहां पे? साउथ अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा ये मैच जो खेला गया वो साउथ अफ्रीका में खेला गया। फाइनल जो था पोचेस्ट्रम सेनवेस्ट पार्क में खेला गया, और इसी पार्क में जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है अंडर 19 महिला T20 जो है ट्रॉफी जीती है इंग्लैंड को हरा करके। फाइनल में देखा जाए 60 विकेट से हराया है, और इसी से जो है इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है भारतीय महिला टीम ने, और ये ट्रॉफी जीती है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो है ये पहली बार जीता है इन्होंने, और अंडर जो 19 महिला T20 विश्व कप में जो सबसे ज्यादा जो रन बनाया है वो भारतीय खिलाड़ी है जिनका नाम है श्वेता सहरावत ने बनाया है। इन्होंने 6 मैचों में 298 रन बनाए हैं। वही जो है इस टीम की जो कप्तान थी वो शेफाली वर्मा थी, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। वही बात किया जाए कि अंडर 19 जो T20 विश्व कप का जो मेजबान राष्ट्र कौन है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका है। फाइनल जो मैच जिस पार्क में खेला गया उसको भी याद रखिएगा, पहली बार जीता, इसलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए स्टार है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये स्टार क्वेश्चन है। टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया था दोस्तों? तो जो है 16 टीमें प्रतिभागी थी। फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच जीता है वो कौन है? तीता साधु है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस स्क्रिवेंस जो है वो जो टूर्नामेंट कौन है? ग्रेस स्क्रिवेंस जो कि इंग्लैंड की कप्तान थी, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय महिला टीम ने जो है क्रिकेट टीम ने वो पहला जो अंडर 19 महिला T20 ट्रॉफी उसको जीता है, इंग्लैंड को हराया है। मेजबान राष्ट्र कौन था? साउथ अफ्रीका। कहां पे हुआ है? तो पोचेस्ट्रम सेनवेस्ट पार्क में आयोजन किया गया था। भारत टीम की कप्तान था, यहाँ पे कप्तान कौन थी भारतीय टीम की? शेफाली वर्मा थी। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण होगा? तो ये भारत की पहली जो है हरित सौर पैनल फैक्ट्री, यानी कि जो सौर पैनल बनाए जाते हैं, जो सोलर पैनल बनाए जाते हैं, वो एक हरित पूरी तरीके से जो है ग्रीन, यहाँ पे हरित पहली हरित फैक्ट्री होगी ये, वहां पे इसको बनाया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? तो ये उत्तराखंड। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो एक कंपनी है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज, वो जो है उत्तराखंड के हरित ऊर्जा पर आधारित देश के पहले हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री का स्थापना कर रही है। ठीक है, कहां पे ये स्थापना होगा? ये फैक्ट्री कहां बनेगी? तो रुद्रपुर में, तो उत्तराखंड के रुद्रपुर में। और यह विनिर्माण कार्य जो है 2023 के यानी कि इस साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है। और यहाँ पे जो है संयंत्र में, ये जो प्लांट है, यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाले सौर पैनल को डिजाइन किया जाएगा और नई नई टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी है जो कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में ये एक संयंत्र स्थापित करेगी, जो कि क्या करेगा? जो कि देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल का निर्माण करेगा। ठीक है, इस पैनल का देखा जाए जो इस्तेमाल होगा वो आवासीय यानी कि घरेलू स्तर पे, व्यावसायिक स्तर दोनों पे किया जा सकेगा। अब दोस्तों बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की दोस्तों जो बात किया जाए, देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में, पहले इसका नाम था उत्तरांचल, 2007 में इसका नाम किया गया उत्तराखंड। राजधानी देखिए दो है, शीतकालीन राजधानी यानी कि अभी जाएंगे तो आपको देहरादून मिलेगी, और ग्रीष्मकालीन गर्मियों में जाएंगे तो गैरसैंण जो है इसकी दूसरी राजधानी है। राज्यपाल की बात किया जाए तो गुरमीत सिंह जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं बात किया जाए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी। विधानमंडल की बात किया जाए तो एक सदनीय विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा है, कितनी सीटें हैं? 71। संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 3 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 5 सीटें हैं। कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि उत्तराखंड की प्रमुख देखिए नदियां कौन कौन सी है, यहाँ पे अलकनंदा है, भागीरथी है, गंगा है, यमुना है, धौली गंगा है, रामगंगा है। एक दिन मैपिंग आपकी करवाऊंगी मैं इसी सब की, कहाँ से कौन सी नदियां निकल रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें करंट अफेयर्स में थोड़ा सा टाइमिंग का फर्क हो जाता है। मैं आपको अलग से मैपिंग की भी थोड़ा सा क्लासेस देने की कोशिश करूंगी, बाकी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताती रहूंगी। प्रमुख दरिया देखिए कौन से हैं? लिपुलेख, माना। ठीक है, वही घास का मैदान देखिए, यहाँ के घास के मैदान को क्या कहते हैं? बुग्याल। इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं, जैसे कि भारत के पहले, ये करंट अफेयर्स है कि भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया था दोस्तों? उत्तराखंड में किया गया था। उत्तराखंड की सरकार ने एक योजना शुरू की है, कौन सी? सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की सरकार। यहाँ पे जो है समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल जो लॉन्च किया गया वो भी उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। तो ये सब हाल फिलहाल के न्यूज हैं जो भी चर्चा में भी थे, इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला या फिर एशियाई अभिनेत्री कौन बनी है? और ये पहली एशिया की महिला है जिनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन किया गया है। तो ये देखिए नाम इनका है मिशेल यो। ठीक है, आइए इनके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं। मिशेल यो को देखा जाए, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली ये पहली एशियाई महिला बनी है। एक फिल्म था जिसका नाम है एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस फिल्म में इन्होंने जो भूमिका किया है काफी सराहनीय भूमिका, काफी अच्छी एक्टिंग की है। और ना सिर्फ इनको ऑस्कर के लिए बल्कि नामित किया गया, इनको अन्य अवार्ड के लिए भी नामित किया गया, जैसे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड, ठीक है, SAG अवार्ड, इन सब अवार्ड के लिए जो है इनको नामांकन दिलाया गया है, जो इनकी भूमिका रही है, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उसके लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्कर में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन पाने वाली पहली एशियाई जो महिला बनी है वो बनी है मिशेल यो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पे जो विश्व कुष्ठ दिवस जो मनाया गया है दोस्तों, वो मनाया गया है 30 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाएगा? 30 जनवरी को मनाएगा। ध्यान रखिएगा ये हर साल जनवरी के अंतिम जो रविवार होता है उसी दिन मनाया जाता है। और इस साल जो है जो हमारा लास्ट संडे था जनवरी का, वो 30 जनवरी को था और 30 जनवरी को जो है मनाया गया विश्व कुष्ठ दिवस।
इस रोग, ये ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जीवाणु संक्रमण है ये। और इससे देखिए क्या क्या चीजें प्रभावित होती है, तो नसों को, श्वसन नली में, त्वचा, आंखों को अस्थायी और अपूरणीय जो है क्षति पहुंचता है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी, यहाँ पे लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट कब मनाया गया, 30 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हर साल मनाया जाता है जनवरी के आखिरी रविवार को, लास्ट संडे को। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऑप्शंस में आपकी यही दे दे, इसलिए इस लाइन को याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका यानी कि फैक्ट्स ऑफ द डे की। हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा से सम्मानित किया गया कितने कर्मियों को, 47 कर्मियों को। वहीं हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि टोयोटा मोटर के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए कौन, कोजी सातो। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित ICC के मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, ऋषभ पंत। वही हाल ही में देखिए डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 28 जनवरी को मनाया गया। इस बार के विषय क्या था, निजता के बारे में पहले सोचें, यानी कि अपनी प्राइवेसी के बारे में सबसे पहले सोचिए। और राष्ट्रीय यहाँ पे डेटा गोपनीयता दिवस जो मनाया गया है वो 28 जनवरी को मनाया गया, थीम भी याद रखिएगा। मध्य रेलवे का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है किसे, नरेश लालवानी को, ठीक है, नरेश लालवानी जो कि मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिस दौरान हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखा और इस दौरान मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी किया। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग उसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है उसका यहाँ जो आपका वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी इसी तरीके से हमसे कनेक्ट रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, लाइक्स बढ़ाइए, बस आपका यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।